Hello friends, today we are going to learn a new chapter today called Not for Profit Concern, जिसको दूसरा नाम NPO भी बोला जाता है, Not for Profit Organizations। तो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये बाकी सब चैप्टर से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब चैप्टर्स जो आप सीखे हो अब तक, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन जो हो, वो सभी चैप्टर्स में मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जबकि हम लोग एनपीओ की जब बात करते हैं, इसका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट receiving the profit but to provide a service. There are two type of organization. One is trading organization जो आपको यहाँ दिया हुआ है, जो हम लोग आगे सीखे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कॉल नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। Trading organization main object is to earn profit. They are engaged in trading activities, that is buying and selling of goods and services. Organization like sole trading concern, हम जो सीखा है ओसी में भी, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा, ये सब सेटअप होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम लोग वहाँ प्रिपेयर करते हैं, ये सारे बिजनेस हाउसेस में। जबकि हम लोग दूसरी बात करें, सेकंड पैरा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम इज टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर। इनका मेन काम है कि उनके जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस मिलनी चाहिए, सोसाइटी को सर्विस मिले एट अ लार्ज। दे आर नॉट फॉर्म फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग। ये कंपनी प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती नहीं है। डू नॉट कैरी इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ये लोग कोई भी चीज़ ट्रेडिंग के लिए पर्पस से नहीं बनाते या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड यूनिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरीज, ये सब जो बनाई जाती है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटीज़ का कुछ बेनिफिट्स होना चाहिए। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विस टू द मेंबर्स। दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट सीखेंगे, यहाँ हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। जो नॉर्मल वे में हम लोग बनाते हैं वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे एज देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहाँ होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो सेम लाइक प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे ही बिहेव करेंगे। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यहाँ क्वेश्चन, जैसे हमारे फाइनल अकाउंट के टॉपिक में क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, यहाँ आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, जिससे आप बाइफरकेट करोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट टू नो द नेट वर्थ ऑफ कंसर्न एट अ पर्टिकुलर डेट। यहाँ बैलेंस शीट बनता है ये जानने के लिए हमारी कंपनी का कितना नेट वर्थ है उस पर्टिकुलर डेट को। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ हमें क्या क्या बनाने को आएगा। एक आ सकता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा हो सकता है बैलेंस शीट, और सम क्वेश्चन दे में आस्क ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी वो पूछ सकते हैं। अब उसका मीनिंग यहाँ पे फिर से वही है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव क्वालिटेटिव सर्विस टू द मेंबर एंड द सोसाइटी एट अ मिनिमम चार्ज। यहाँ पे उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, प्रॉफिट उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम चार्ज के साथ अपने सोसाइटी मेंबर्स को ये सर्विस मिलनी चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत जो वो चार्जेस रिसीव करते हैं उससे सोसाइटी रन होती है। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। द नेचर ऑफ दोज कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मेन कैरेक्टर है जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अलग होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू द सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आप नए टॉपिक सीखने वाले हो जो हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में या आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में नहीं सीखा है। जैसे कि पहला टॉपिक ये सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन,
etc. given by the member or a non-member and a grant subsidies or concessions received from the government. ये सब चीज़ों के बारे में आपको सीखना है। तो आप एक क्लब के जैसे या एक स्कूल या कॉलेजेस के ट्रस्ट के हिसाब से आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे पेपर करोगे, क्या होगा यहाँ पे। तो एज अ जब हम लोग ये एनपीओ करेंगे तब हमें ये देखना है कि हम लोग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए थे और उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना होगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन, ये सब नए टॉपिक्स है जो मैं आपको आगे टर्म्स बताने वाला हूँ। इसके डिटेल में हम लोग बताएंगे कि व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस क्या होता है, उसमें कौन से टाइप के डोनेशन होते हैं, वो सब। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। पहला है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो हम लोग ने आगे भी देखा है कि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी और इट्स मेंबर, एंड सेकेंडरी इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट हो सकता है बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। सेकेंड आपको दिया है द कंसर्न्स आर फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे कल्चर एक्टिविटी जो हम लोग बोलते हैं कि ये बनाए क्यों जाते हैं, एनपीओस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है, तो हमारे आर्ट्स को ज़िंदा रखना है या कल्चर को ज़िंदा रखना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को, स्पोर्ट्स क्लब ऐसे होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें उस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए बनाई जाती है जिनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के कुछ लोगों को ये सब बेनिफिट मिलता है। तीसरा है द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैन नॉट गिव द डिविडेंड, इट्स प्रोहिबिटेड। यहाँ जो कंपनी के मेंबर्स हो गए, जैसे आपको पता होगा जो आगे आप लोग सीखोगे जॉइंट स्टॉक कंपनी आपने ओसी में सीखा होगा, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होते हैं उसके कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है एन्युअली, जबकि यहाँ पे आप अगर कंपनी के मेंबर्स होते तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड आपको मिलता नहीं है, दे आर प्रोहिबिटेड। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, दे गवर्न बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पे ये कंसर्न जो है उसको कौन चलाता है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों को कौन इलेक्ट करता है, तो जो मेंबर्स होते हैं वही अपने में से कुछ मेंबर्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और वही कंपनी को आगे मैनेज करेंगे। फिफ्थ, दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें से अगर मैं बोलूँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको उसमें से ही इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में बाइफर्केशन करना होगा। 6, कैपिटल फंड इज क्रिएटेड बाय सच कंसर्न, इट इज मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस। यहाँ पे जो हम लोग देखते थे वहाँ पे फाइनल अकाउंट में, तो वहाँ पार्टनर्स का कैपिटल आपको दिया था, बिजनेस का कैपिटल जो हम लोग लायबिलिटी साइड लिखते थे, यहाँ पे भी होगा लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड के नाम से होगा। और वो कैपिटल फंड किससे बनता है यहाँ पे, तो यहाँ क्योंकि मैम जो पार्टनर्स कोई नहीं होंगे तो यहाँ जो एंट्रेंस फीस होगा, सरप्लस होगा, लेगेसीज होगा, डोनेशन होगा, स्पेशल रिजर्व रिसीव्ड फ्रॉम द कैपिटल, ये सब चीज़ें डोनेशन जो होता है ये सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन एक साथ मिलके होता है कैपिटल फंड। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों का डिफरेंट है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, जबकि एनपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग सर्विस। दूसरा, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है, जबकि यहाँ हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात करो तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रॉफिट कंसर्न में। जबकि वही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब होगा तब हम लोग वहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें करना होता है। नेक्स्ट है नेट रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जबकि उसी चीज़ को प्रॉफिट को यहाँ बोला जाता है सरप्लस और नेट लॉस को बोला जाता है डेफिसिट। फिफ्थ है ओनर्स फंड, कैपिटल फंड। तो ओनर्स फंड इंक्लूड, यहाँ पे प्रॉफिट कंसर्न में ओनर्स फंड में क्या होता है, तो उनका जो कैपिटल होता है पार्टनर्स का वो और उनका रिजर्व सरप्लस जो होगा वो सब ऐड अप हो गए। जबकि यही चीज़ हम लोग एनपीओ की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल फंड के अंदर जो भी मैंने आपको आगे बताया कि सरप्लस जो आपका इस साल का आया होगा वो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन
सरप्लस इज शोन इन बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सब उसके अंदर एड अप होके आपका कैपिटल फंड बनता है। अब व्हाट इज अ नीड, एनपीओ को क्या रिक्वायरमेंट है। अभी आप सोचोगे कि सर ये तो बिजनेस कंसर्न है ही नहीं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है सोसाइटी को। सोसाइटी को सर्विस देना है तो इसमें तो गवर्नमेंट क्यों टैक्स मांगेगा, या गवर्नमेंट को कुछ, ये तो सोसाइटी का भला कर रहे हैं तो इनको इनकम टैक्स वो सब क्यों दिखाना पड़ता है। तो देखो, तो उसके भी कुछ रीजंस है जो आपको यहाँ लिखे हुए। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये तो हम सबको पता है। मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी। दिस कंसर्न कलेक्ट मनी सच एज अ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट, एंट्रेंस फीस फ्रॉम द पब्लिक। ये कंसर्न जो है वो लोगों के पास से फंड लेने वाला है। अब जब लोगों से पास से पैसे लेंगे तो लोगों के पैसों का क्या किया है वो उनको दिखाना पड़ेगा। दिस कंसर्न आर आंसरेबल टू द सोसाइटी फॉर सच मनी कलेक्टेड एंड स्पेंड। तो उन्होंने जो ये पैसा कलेक्ट किया है वो पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया वो उनको दिखाना पड़ता है। जैसे हम लोग बात करें मुंबई में बीएमसी, राइट, तो बीएमसी को हर साल अपना बजट दिखाना पड़ता है कि उन्होंने जो कलेक्ट किया है टैक्स, वो टैक्स उन्होंने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। तो एवरी ईयर दे ऑल्सो शोज द, ये सब चीज़ें उनको भी बनाना पड़ता है। तो हर एक एनपीओ कंसर्न जो हो गए उन सभी को ये बनाना पड़ता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वाइज इट इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ लिखा है फर्स्ट टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जो उनके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मनी और मनी वर्क में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका प्रॉपर कंट्रोल हो, इसके लिए सबसे पहले ये बनाना ज़रूरी है। दूसरा है टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कौन से सोर्स से उनके पास पैसे आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। और वो जो खर्चे कर रहे हैं, ट्रस्ट जो या जो एनपीओ कंसर्न है वो जो खर्चा कर रहा है तो कौन से हेड के अंदर वो खर्चा कर रहे हैं, क्या वो सैलरी दे रहे हैं, वेजिस दे रहे हैं, या कोई और एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का हेड पता होना चाहिए इसके लिए। थर्ड, टू कंपाइल विथ प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू दैम। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ लॉज तो एप्लीकेबल होते ही। तो यहाँ पे एनपीओ जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो उनके लिए भी कुछ लॉस है। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एप्लीकेबल हो गए। सो ये सारे रूल्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर दिस रिगार्डिंग, जैसे उनको बजट बनाना है, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है, रजिस्टर टू बी मेंटेन, फॉर दैट पर्पस उनको एनपीओ ज़रूरी होता है। तो इनको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रूरी है एनपीओ को भी। चौथी उसकी रिक्वायरमेंट है टू नो द सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो हर एक साल में ये सोसाइटी रन हो रहा है, जो एनजीओ है वो चल रहा है, तो जो एनजीओ है नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है सर्विस पर्पस के लिए, लेकिन उसमें कितना इस साल सरप्लस हुआ, पैसा कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ, डेफिसिट कितना हुआ, वो जानना ज़रूरी है। तो एवरी ईयर्स का सरप्लस और डेफिसिट जानने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखा, नीड लिखा है टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न एज ऑन द पर्टिकुलर डे। मतलब कुछ पर्टिकुलर डेज को हमारी जो एनजीओ है उनके पास कितना नेटवर्थ है, कितना कैपिटल है, कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, जानने के लिए भी ये ज़रूरी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाए। वैसे ही टू अवॉइड द मेल प्रैक्टिसेस एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड असेट, क्योंकि जब बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं तब वहाँ पे ट्रस्ट संभालने वाले ट्रस्टीज जो होते हैं वो पैसों का मिस अप्रोप्रिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ डोनेशंस कमिंग। जैसे अगर हम लोग बात करें सिद्धि विनायक मंदिर की, तो वो भी एक ट्रस्ट है। शिरडी साईं बाबा का, तिरुपति बालाजी का देख लो, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रस्ट है वहाँ पे लोग, लाखों लोग हर दिन वहाँ जाते हैं, कितना सारा डोनेशन देते हैं। तो वो पैसा सही से यूज़ होना चाहिए, मेल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए उस पैसों की, इसके लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, जो मैंने बोला था क्वेश्चन में आपको यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट में हम लोग को ट्रायल बैलेंस देते हैं, ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। तो आज मैं आपको पहले रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है वहाँ तक बता दूंगा। कल हम लोग इसका जो बाकी का टॉपिक है दैट इज़ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। So the day-to-day transactions of not-for-profit concern are recorded in the cash book
एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर। सबसे पहले वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और फिर अकॉर्डिंगली उसके लेजर पोस्टिंग्स होते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, मतलब कि जैसे नॉर्मली बिजनेस में आप देखते हो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर का अकाउंट लेके, वैसे ही यहाँ पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैश बुक एंड लेजर अकाउंट एंड बैलेंस देम फ्रॉम टू द बैलेंसेस, उससे उनके बैलेंस से, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग कंसर्न में उन लेजर के बैलेंसेस से बनता था ट्रायल बैलेंस, वैसे ही यहाँ लेजर के बैलेंसेस से बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, यानी यहाँ पे रियल अकाउंट के जैसे ही हमें कंसिडर करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलवेज कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर, यानी इनडायरेक्ट बोलो तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश एंड बैंक बुक का ही पूरा ट्रांजेक्शन आपको रिफ्लेक्ट करता है। ऑल रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड। रिसिप्ट जो सब कुछ जैसे कैश बुक में भी होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट में सारा रिसिप्ट कितना पैसा आया वो सब डेबिट में होगा रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट में व्हाट गोज आउट यानी पेमेंट साइड में सारे आइटम्स जो आपने पे किए, जो पैसा गया है वो सब आपको क्रेडिट साइड पेमेंट कॉलम में दिखेगा। दिस अकाउंट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलवेज डेबिट साइड आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा कैश का, और कभी कभी बैंक का भी, बैंक बैलेंस का भी। क्लोज विथ और एंड में वैसे ही सेम बाय कैश और बैंक अकाउंट दिया होगा आपको एट द एंड ऑफ द ईयर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैं बता देता हूँ आपको। रिसिप्ट क्या है, तो रिसिप्ट में ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर ऑफ विच दे आर रिसिव्ड एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। तो यहाँ सारे पैसे जो भी रिसिप्ट आपके पास आई है, जो भी पैसे आए हैं, वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि रिसिप्ट साइड आपको लिखना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो पैसा कब का है वो नहीं देखना है, कब रिसीव्ड हुआ है उसके हिसाब से आपको एंट्री लिखा जाएगा। यानी वो शायद पास्ट का भी हो सकता है, लास्ट ईयर का भी, करंट ईयर का भी हो सकता है और फ्यूचर ईयर का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम लोग कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब वो ट्रांजेक्शन होगा तब हम लोग उसका एंट्री करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे वो एंट्री रहेगा, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो। सच रिसिप्ट मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ऑल रिसिप्ट आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, रेवेन्यू कैपिटल बोला जाता है। दूसरा है पेमेंट अकाउंट। ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट। तो सारी पेमेंट जो आप करंट ईयर में करते हो वो सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। अकाउंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेटेड एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द देयर नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। यहाँ सारे आपके टाइम पीरियड नहीं देखा जाता है कि वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। वो सारे एक्सपेंस आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे जब जो साल में हुआ है उस साल, और यहाँ पे भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के एक्सपेंस यहाँ पे लिखे जाते हैं। रिसिप्ट में भी सेम रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के इनकम लिखे जाते हैं, वैसे ही पेमेंट में भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के एक्सपेंस यहाँ लिखे जाते हैं। सच पेमेंट मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली सच पेमेंट में भी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। तो देखो यहाँ नीचे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है, जो बेसिकली आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको बनाने का नहीं है। आपको इसमें से समझना है कि कौन से रिसिप्ट है और कौन सा पेमेंट है। रिसिप्ट पेमेंट में भी दो बाइफर्केशन मैंने जो बोला, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। पेमेंट में भी सेम रेवेन्यू और कैपिटल। तो आपको 4 बाइफर्केशन सीखना है इसके अंदर से। तो यहाँ आपको दिखा भी है फॉर्मेट में ही। ऑल रिसिप्ट में देखो प्रीवियस ईयर के, करंट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के सारे रिसिप्ट वहाँ पे लिखे जाएंगे। और पेमेंट में भी देखो सारे पेमेंट जो प्रीवियस ईयर का है, करंट का है या नेक्स्ट ईयर का है, वो सब यहाँ लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट बता देता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो मैंने पहले ही बताया कि रियल अकाउंट है, तो रियल का रूल अप्लाई होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होते हैं। इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के रिसिप्ट और पेमेंट यहाँ लिखे जाते हैं। रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग नेचर के जो होते हैं, जो एवरी ईयर्स के हैं,
और कैपिटल मतलब वो कभी कभी जो होते हैं वो, विच इज़ नॉन रिकरिंग। फोर्थ है इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे सारे रिसिप्ट और पेमेंट चाहे वो कोई भी साल को बिलोंगिंग करते हो वो यहाँ लिखे जाते हैं। फिफ्थ दिया है इनकम रिसीवेबल अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। यहाँ पे जो इनकम रिसीव होना बाकी है या अमाउंट जो पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब चीज़ें यहाँ लिखी जाती नहीं है, क्योंकि जो कैश आया या जो कैश गया, जो ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है वही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। इसी अकाउंट के बेस के ऊपर हमारा फाइनल अकाउंट बनता है एनपीओ में। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इसका आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमें बनाना है तो हम सबको ये रूल याद होने चाहिए। सिर्फ आपको इसमें से बाइफरकेशन करना सीखना है। दिस अकाउंट इज शोन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। इस अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और क्रेडिट साइड में लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा कैश और बैंक अकाउंट का। इट मे बी ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, ओवरड्राफ्ट होगा तो अपोजिट साइड होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें जो मैंने बताया आपको 2 टाइप के रिसिप्ट और 2 टाइप के पेमेंट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट। क्योंकि यहाँ से जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले लेजर जो बनाने वाले हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और आपका दूसरा बैलेंस शीट, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि हमें इसके बाद बाइफरकेशन करना। तो यहाँ तक जो मैंने आज आपको करवाया ये सारा कुछ क्वेश्चंस का है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बाद उसको कैसे बाइफरकेशन करेंगे, कौन से टाइप के रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, देख लीजिए। और इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग एनी टर्म्स और कुछ भी अभी तक नहीं समझा होगा, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव योर प्रॉपर फीडबैक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।